आइए देखते हैं तीसरा उत्तराधिकारी राज्य बंगाल को। अभी तक हम लोगों ने अवध को देखा, हैदराबाद को देखा। अब आइए देखते हैं बंगाल को। बंगाल की कहानी की शुरुआत होती है मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां दरअसल औरंगजेब के मृत्यु के समय उड़ीसा प्रांत का सूबेदार, ओडिशा का सूबेदार और बंगाल का नाजिम था। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जब बहादुर शाह सत्ता पर बैठा तो धीरे धीरे नाजिम रहते हुए बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा और केंद्र के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। भले ही उस सूबेदार सिर्फ उड़ीसा का था, लेकिन बंगाल पर भी उसका प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित होने लगा। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह तक यह स्थिति बनी रही, लेकिन जब दिल्ली में फर्रुखसियर शासक बना तो फर्रुखसियर आपको पता ही है बंगाल से ही गया था, मुगल बादशाह बना था। यहां की स्थिति को वो जानता था। मुर्शिद कुली खां के हरकतों से भी वो वाकिफ था। इसीलिए वो चाहता था कि धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां के अधिकारों को, शक्तियों को कम किया जाए। इसीलिए वो बंगाल से अधिकतम सैनिक सहयोग और धन की अपेक्षा करने लगा और ये कहा कि तुम अगर इस प्रांत के सूबेदार बनना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें समय समय पर हमें अधिकतम सैनिक सहयोग करो और अधिक से अधिक राजस्व भेजो, नहीं तो इसके बदले में, तुम्हारे बदले में किसी और को हम गवर्नर बना देंगे, सूबेदार बना देंगे। और इसने, फर्रुखसियर ने रशीद खान नामक व्यक्ति को गवर्नर भी घोषित कर दिया। अब ये मुर्शिद कुली खां के लिए चुनौती था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। जब रशीद खां बंगाल की ओर कूच किया सत्ता कब्जाने के लिए, तो दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, लेकिन ये पराजित हो गया। पराजित होने के उपरांत अब फर्रुखसियर के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फर्रुखसियर स्वयं यहां पर अली बंधुओं से घिरा हुआ था। तो उसने इसकी सत्ता को, मुर्शिद कुली खां की सत्ता को स्वीकार कर ली। उस समय बंगाल प्रांत में मुख्यतः बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, और बिहार शामिल था। लेकिन 1719 में रशीद खां को पराजित करने के उपरांत मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा का क्षेत्र भी अपने सूबे में शामिल करा लिया और इस प्रकार वो पूरे सूबे का सूबेदार बन गया। बंगाल भारत का निचला मैदानी क्षेत्र है, इसलिए कृषि, व्यापार दोनों ही मामले में बहुत ही समृद्ध था। मैदानी इलाका होने के कारण यहां पे राज्य को पर्याप्त मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसीलिए बंगाल धीरे धीरे बहुत ही संपन्न राज्य हो गया था। जब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की सूबेदारी प्राप्त कर ली तो इसके समय में कई चुनौतियां आई, जिन चुनौतियों की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि चाहे वो हैदराबाद का राज हो, चाहे अवध का राज हो, इन राज्यों को स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने वाले सूबेदारों के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी वो केंद्र की चुनौती नहीं थी। केंद्र तो स्वयं कमजोर था। यहाँ के स्थानीय जो जागीरदार, जमींदार थे, वो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थे।
मुर्शिद कुली खां के सामने भी यही चुनौती थी। जब ये सूबेदार बना तो राजस्व व्यवस्था में कई तरह के रिफॉर्म करना शुरू किया। जो राजस्वों की चोरी होती थी मनसबदारों, जागीरदारों और जमींदारों के द्वारा, उस पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और अधिक से अधिक आय अर्जित करके अपने सेना को सशक्त और सुदृढ़ करना शुरू किया। इसके खिलाफ में यहाँ के जो स्थानीय जमींदार और जागीरदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और मुख्यतः 3 विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ, जिसमें एक नाम सीता पहला हुआ सीताराम राय के नेतृत्व में, दूसरा हुआ सुजात खां के नेतृत्व में और तीसरा हुआ नजात खां के नेतृत्व में। ये तीनों के तीनों शक्तिशाली सामंत या जमींदार थे। मुर्शिद कुली खां ने इन तीनों को पराजित किया, दंडित किया और इनसे इनकी जागीर छीन ली और छीन करके अपने जो विश्वसनीय व्यक्ति थे उनको, रामजीवन नामक व्यक्ति को अपने अधिकतर जागीरदारी को दे दिया। याद रखना है, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि इन तीनों ही राज्यों ने सेकुलर नेचर को अपनाया था या धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जो चरित्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष, उस रणनीति का इन्होंने पालन किया था। ये नहीं देखे कि यहां पे हम किसको प्रमुख बनाएं। अपने इन छीने हुए जमींदार और जागीरदारों से भूमि को रामजीवन नामक हिंदू को दे दिया और अधिकतर भाग इनको दिए गए राजस्व के क्षेत्रों को से बचे हुए भागों को वो खालसा भूमि में तब्दील कर दिए। खालसा वो भूमि होता था जो राज्य के सीधे नियंत्रण में होता था, जहां से राज्य सीधे राजस्व वसूली किया करती थी। किसान सीधे राज्य के खजाने में जमा किया करता था राजस्व। बाकी जो जागीरदार, जमींदारी और मनसबदारी भूमि होती थी, वहां पे उनके प्रमुख जमींदारों को, मनसबदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार होता था और राज्य को उसमें कुछ हिस्सा उनको देना होता था, मनसबदारों को। लेकिन खालसा भूमि सीधे राज्य की भूमि होती थी, जैसे आज भी सरकारी भूमि होती है, बिहार सरकार की भूमि, यूपी सरकार की भूमि, तो वो जो राज्य की सीधे वाली भूमि है उसी को खालसा भूमि कहा जाता था। तो इसने ये किया कि अधिकतर भूमि को राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए खालसा में परिवर्तित कर दिया और अपने बची हुई भूमि को अपने विश्वसनीय जमींदार रामजीवन को दे दिया। तो सबसे पहला कदम उठाया उसने कि अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, विद्रोहों का भी दमन किया और यह भी कोशिश किया कि अब राज्य में उन्हीं लोगों को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाएगा जो अधिक से अधिक राजस्व वसूल करके राज्य को देने का वादा करें। यानी इजारदारी व्यवस्था, जिसको कहा जाता है ठेके पर राजस्व वसूल करने की व्यवस्था, इजारदारी की प्रणाली यहां पे शुरू कर दी। यानी राजस्व अब ऐसा नहीं था कि आपको कोई जागीर मिला है तो आपके मरने के बाद वो जागीर के अधिकारी आपका पुत्र हो जाएगा। वंशानुगत अधिकार को छीन लिया गया और हर साल ऑक्शन किया जाने लगा कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करके राज्य को देगा, जागीर हम उसी को देंगे। तो 3 तरह के प्रयास आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। देखते ही देखते व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया, किसानों को खेती करने के लिए एडवांस मनी या तकावी ऋण दिया गया। तकावी ऋण एक तरह से लोन होता था जो किसानों को दिया जाता था, जैसे आज भी सरकार देती है किसानों को लोन। तो तकावी ऋण दिया गया ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो। इन सारे कार्यों को करके मुर्शिद कुली खां ने अपने राज्य को समृद्ध और सशक्त बना लिया और केंद्र के साथ अपना संबंध बनाए रखा। समय समय पर उनको नजराना देता रहा और अपना स्वतंत्र शासन बिहार, उड़ीसा, बिहार, बंगाल के पूरे क्षेत्र पर चलाता रहा। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो अभी इसको चुनौती देता।
ये 1713 से लेकर के 1727 तक लगभग 14 वर्षों तक इसने आंतरिक विद्रोहों पर नियंत्रण करके, राजस्व व्यवस्था में सुधार करके, सहिष्णु राजनीतिक को अपना करके अपने राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। अब इसके आगे जिम्मेवारी थी कि बंगाल के इस समृद्धि को, इस संप्रभुता को उसके उत्तराधिकारी भी बनाए रखें। अगर उत्तराधिकारी योग्य होते, जैसे सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आखिरी शासक था जिसने बंगाल की संप्रभुता की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठता है, लेकिन सुजाउद्दीन में वो काबिलियत नहीं थी और बंगाल भी मुगलों की तरह, दिल्ली की तरह दरबारी षड्यंत्र में फंस गया। दरबार में कई ऐसे व्यक्ति थे जो सुजाउद्दीन के इर्द गिर्द घूम थे। सुजाउद्दीन दरअसल मुर्शिद कुली खां का अपना पुत्र नहीं था, इसका दामाद था। तो स्वाभाविक है कि इसका सत्ता पर आना एक तरह से अवैधानिक था। इसीलिए मुगलों के दरबार की तरह बंगाल के दरबार में भी षड्यंत्र शुरू हो गया। कई ऐसे नाम हैं, जैसे राय रयान आलमचंद, फतेह चंद, अलीवर्दी खां। याद रखिए 3-4 लोगों का नाम, राय रयान, आलमचंद एक ही नाम है, फतेह चंद, अलीवर्दी खां। ये 3 प्रमुख ऐसे नाम हैं जो षड्यंत्र शुरू किया गया जिनके द्वारा। क्यों? क्योंकि सुजाउद्दीन वैध उत्तराधिकारी नहीं था, इसकी अपनी संतान नहीं था, उसकी बेटी का हस्बैंड था या पति था। इसलिए दरबार में वो अमीर उमरा या सरदार अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, सत्ता की प्राप्ति करने के लिए लग गए। हालांकि सुजाउद्दीन ने भी अपने फादर इन लॉ के मार्ग पर चलते हुए सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उसने भी राय रयान आलमचंद को अपना वित्त मंत्री बना दिया। यानी कि एक प्रवृत्ति इन क्षेत्रीय राज्यों में यह थी कि ये सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष राज्य थे, योग्यता के अनुसार, काबिलियत के अनुसार सेवा करने का मौका देते थे। इसीलिए इस शक्तिशाली मराठों के युग में भी ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कुछ वर्षों के लिए ही बनाए रखे। तो राम रायन आलमचंद को इसने अपना वजीर नियुक्त किया, वित्त मंत्रालय या दीवान बनाया, वजीर नहीं दीवान बनाया, वजीर यहां पे होता था। दूसरी बात, अलीवर्दी खां को इसने बिहार का सूबेदार बनाया या नाजिम नियुक्त किया। अब अलीवर्दी खां इस तलाश में रहने लगा कि किसी भी तरह से बंगाल की सत्ता को प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन मात्र 20 वर्षों के बाद ही 12 वर्षों के बाद ही सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज खां में नवाब बनने का या राज्य का प्रमुख बनने का कोई योग्यता नहीं था, विलासी स्वभाव का व्यक्ति था। इसीलिए इस अवसर को भुनाया अलीवर्दी खां ने, जो बिहार का नाजिम था। उसने गिरिया का युद्ध में 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और स्वयं यहां का प्रमुख बन गया।
इसके बदले में उसने मुगल दरबार मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपया नजराना में दिया और कहा कि हमारी सत्ता को स्वीकार कीजिए और समय समय पर आपको नजराना देते रहेंगे, सैनिक मदद देते रहेंगे। इस तरह से केंद्र की मुगल सत्ता को अपने फेवर में ले लिया, 2 करोड़ रुपया घूस दे करके या नजराना दे करके। और 1740 से लेकर के 1756 तक लगभग 16 वर्षों तक बंगाल का सबसे चतुर, मुर्शिद कुली खां के बाद सबसे चतुर शासक बना अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां दूरदृष्टि भी रखता था, पूर्वाभासी भी था। वो वर्तमान राजनीति को बड़ी कुशलता पूर्वक परख लेता था। हालांकि इसके समय चुनौती था वो कोई दूसरा चुनौती नहीं था, न तो उसको मुगलों से चुनौती थी, न तो अवध से चुनौती थी, और न तो हैदराबाद से चुनौती थी, और न तो ईस्ट इंडिया कंपनी से चुनौती थी। चुनौती अगर कोई था तो वो मराठों से था। मराठे बार बार अलीवर्दी खां के समय में बंगाल पर आक्रमण करते थे, और आपको पता ही है कि बंगाल एक संपन्न राज्य था, व्यापार वाणिज्य भी संपन्न था, क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था, दूसरा मैदानी इलाका भी था। आज भी बंगाल अगर यहाँ पर नेतृत्व अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, तो भारत का सबसे धनी राज्य बन सकता है, क्योंकि भारतीय भूगोल का या भारत के जियोफिजिक्स का, भूभौतिकी अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रकृति ने चारों चीज दिया है। तट भी है, पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी इलाका भी है, और पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र भी है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे ये चारों प्रवृत्ति मिलता हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था, जिससे वहां का व्यापार वाणिज्य समृद्ध हो गई थी। मैदानी इलाका था तो किसान खेती अच्छा कर लेता था, सरप्लस प्रोडक्शन होता था। पहाड़ी इलाका था तो इस पहाड़ी इलाका से उसको आवश्यक वन संसाधन मिल जाता था, लकड़ी मिल जाता था, हाथी मिल जाता था। ये झारखंड का पठारी क्षेत्र होने के कारण उसे इन क्षेत्रों से हाथी मिल जाता था सेना के लिए, और हिमालय के क्षेत्र होने के कारण इसे पर्याप्त मात्रा में वन उत्पाद मिल जाता था। कुल मिला जो सामरिक दृष्टि से देखें तो इधर हिमालय था, इधर सागर था, इधर अराकानियोमा पर्वत, तो ये 3 तरफ से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। आक्रमण का डर सिर्फ इसको इधर से था, या तो मैदानी क्षेत्र से या पठारी क्षेत्र से, तो इधर से ये सुरक्षित था अपनी सेना शक्ति लगा करके, सैनिक शक्ति के बल से। तो अलीवर्दी खां ने कोशिश किया कि अपने राज्य को जो परंपरा मुर्शिद कुली खां ने शुरू की थी उसे बनाए रखा जाए। इसलिए इसने सबसे पहला जो काम किया, अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया और केंद्र में ला करके पूरे राज्य को संचालित करने लगा। इसने भी वो सब कुछ किया जो मुर्शिद कुली खां करता था। इसके काल में भी बंगाल काफी संपन्न हो गया, लेकिन इसके समय एक महत्वपूर्ण चुनौती मराठों की थी। मराठे बार बार इसके क्षेत्रों में आक्रमण किया करते थे। वर्ष 1751 में मराठों ने इसके क्षेत्र पर आक्रमण किया। इनसे तंग आकर के मराठों के साथ मुर्शिद कुली खां ने समझौता कर लिया, और एक समझौता के तहत 12 लाख रुपया वार्षिक देकर के 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ देने की स्वीकृति कर ली, और यह कह दिया कि स्वर्णरेखा नदी हमारे राज्य की सीमा होगी, यानी उड़ीसा राज्य को भी मराठों को सौंप दिया, ताकि मराठों के बार बार आक्रमण से उसे मुक्ति मिल सके, और आसानी से वो शांतिपूर्वक तरीके से लगभग 5 वर्षों तक शासन किया। एक शासक के रूप में उसकी जो सबसे बड़ी चुनौती मराठों से थी, वो इसके माध्यम से उस चुनौती का समाधान कर लिया।
अपने शासनकाल के दौरान वो न तो अंग्रेजों को और न तो फ्रांसीसियों को उतना शक्तिशाली होने दिया जैसा वो हैदराबाद के राज में बन चुके थे। उसे अनुभव हो चुका था और वो कहा करता था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं, इनको छेड़ो मत, ये मधुमक्खी की तरह है। अगर छेड़ोगे नहीं तो ये तुमको मधु देंगी, अगर छेड़ोगे तो तुम्हें डंक मारेंगे। उसे इस बात का एहसास था। अपने शासनकाल के दौरान न तो वो अंग्रेजों को कोलकाता में शक्तिशाली होने दिया और न तो फ्रांसीसियों को चंदर नगर में, न तो उनको किलेबंदी करने दिया, न तो उन्हें सैनिक रूप से सशक्त होने दिया। तो इस मामले में अलीवर्दी खां अपने मुर्शीद कुली खां, अपने पूर्वज के मार्ग पर चलते हुए राज्य को बनाए रखा। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला एक महत्वाकांक्षी शासक था। सिराजुद्दौला दरबारी षड्यंत्र के माध्यम से अपने रिश्तेदारों की हत्या करके उन पे विजय पा करके बंगाल की सत्ता पर बैठा था और अंग्रेजों को पता था कि इस नवाब को संतुलित नहीं किया जाएगा तो ये धीरे धीरे इससे भी कड़क नवाब साबित हो सकता है। इसीलिए सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों के अधिकार विशेषकर दस्तक पर नियंत्रण करना शुरू किया, उनके किले पर आक्रमण करके उनके किलेबंदी को रोका, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज इन दरबारी षड्यंत्रों में शामिल हो गए और मीर जाफर को अपने साथ मिला करके 1757 के पलासी के युद्ध में इसे पराजित किए और आश्वासन के साथ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिए, जो हमारा एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग अलग से बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में सत्ता की स्थापना कैसे हुई। तो कुल मिला जुला करके हम अगर बंगाल के उदय के बारे में बात करेंगे उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, कि कैसे बंगाल उत्तराधिकारी राज्य के रूप में अस्तित्व आया, तो मुर्शीद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी खां तक के बारे में हम बता देंगे और मुख्यतः इन्हीं दोनों के बारे में। उत्तराधिकारी राज्य में हम मुगलों के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। अंग्रेज के साथ संबंधों में इसमें कुछ भी बात नहीं करना है हमें। तो यहां तक आते आते अलीवर्दी खां के आते आते बंगाल प्रांत पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और ये रही हमारी उत्तराधिकारी राज्य की कहानी। और प्रवृत्ति क्या थी, कौन से सहायक परिस्थितियां थी जिससे ये तीनों सक्सेसिव स्टेट अस्तित्व में आए, इसकी कहानी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो मुख्यतः आपको एनसीईआरटी करते समय इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को याद करना है और चर्चा कर देना है कि क्या था उत्तराधिकारी राज्य, कैसे ये अस्तित्व में आया और बाद में इन्हीं के अवशेष पर, इन्हीं सारे क्षेत्रीय राज्यों के अवशेष पर कई छोटे छोटे और भी राज्य आए और कहीं सीधे ही कुछ ही दिनों के बाद कंपनी के शासन या कंपनी के प्रांत के रूप में या कंपनी के राज्य के रूप में अस्तित्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्रोही राज्य कौन कौन से थे, उनका अस्तित्व कैसे आया। ये आपके लिए पीटी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, मेंस के दृष्टिकोण से भी। हमारा सिलेबस में है कि अंग्रेजों के बंगाल में शासन से पहले वहां की या अंग्रेजों की बंगाल में शक्ति स्थापना से पूर्व संध्या पर वहां की राजनीति क्या थी। तो जब हम उसकी राजनीति पढ़ेंगे तो ये सिराजुद्दौला से शुरू करेंगे, सिराजुद्दौला से लेकर के 1764 तक की कहानी, यानी कि 1756 से लेकर के 1764 तक की कहानी हम देखेंगे। क्या क्या घटनाएं हुई भारत में, जिसमें हम लोग
बंगाल के साथ, 3 कर्नाटक युद्ध, ये देखेंगे ताकि हमको, और इधर पानीपत का युद्ध, ताकि हमको भारत की समकालीन राजनीति के बारे में पता चले। और तीसरी बात, तीसरा पहलू मुगलों के साथ अंग्रेजों का। इसके आधार पर हम 1764 में या 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में स्थापना से पूर्व की संध्या की राजनीति को समझ लेंगे। अभी हम लोग देखें कि पतन के समय में कैसे कैसे उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और विद्रोही राज्य बने थे। अगला हमारा वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें कि स्वतंत्र राज्य या विद्रोही राज्य के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो।